साथियों, आज फिर मैं एक नए अंदाज में, एक नए जुनून के साथ एक नई क्लास आपके समक्ष पेश करने आया हूँ। ध्यान से सुनना लास्ट तक, और अगर चैनल पसंद आता है तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। पहला क्वेश्चन है, लास्ट 30 क्वेश्चन हम कंप्लीट कर चुके हैं लास्ट वीडियो में। अगर आपने नहीं देखी तो चैनल पर जाकर विजिट करें और उस वीडियो को देखें। अब 31 से स्टार्ट कर रहे हैं। वर्धन वंश के सबसे शक्तिशाली शासक हर्षवर्धन का अपना अंतिम अभियान निम्नलिखित में से कौन सा था? तो ये है गंजम का अभियान। वर्धन वंश के सबसे शक्तिशाली शासक था जो हर्षवर्धन का अंतिम अभियान बताना हमें कौन सा था, तो वह है गंजम का अभियान, यानी ऑप्शन बी। हर्षवर्धन 606 ईस्वी में थानेसर के सिंहासन पर बैठे थे। बंगाल में शशांक पर हर्षवर्धन की पहली विजय थी। हर्षवर्धन का अंतिम विजय अभियान गंजम की लड़ाई था। हर्षवर्धन को चीनी यात्री हवेन सांग द्वारा शिलादित्य की उपाधि भी दी गई थी, और हर्षवर्धन का शासनकाल 606 से 647 ईस्वी तक रहा था, और हर्षवर्धन की दूसरी राजधानी कन्नौज थी। 32वां क्वेश्चन है कि वर्धन काल में अनाज के रूप में लिया जाने वाला कर निम्नलिखित में से किस विधि से जाना जाता था? तो वो विधि थी भाग विधि। वर्धन काल में अनाज के रूप में लिए जाने वाला कर निम्नलिखित में से किस विधि से जाना जाता था? तो भाग विधि है। वर्धन काल में राजा की आय का मुख्य स्रोत भूमि कर था, जो कुल अनाज उत्पादन का 1/6 भाग था। कर लेने के लिए 3 विधियां अपनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर पहले 3 विधियां पढ़ लेते हैं, देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। पहले थी हिरण्य विधि। इस विधि में क्या होता था कि नगद मुद्रा के रूप में लिए जाने वाला ये कर होता था। फिर उसके बाद आती थी भाग विधि, यानी अनाज के रूप में लिया जाने वाला कर। और थर्ड थी बलि विधि, यानी उपहार के रूप में लिया जाने वाला कर। ये तीनों विधि महत्वपूर्ण है साथ, और ये डीपली क्वेश्चन माना जाता है, क्योंकि ये तीनों विधियां हैं मोस्टली बच्चे करते नहीं हैं, तो आप तीनों विधियां करके जाएं। हिरण्य विधि, भाग विधि और बलि विधि। अब आपसे ये भी पूछ सकता है, जो हिरण्य विधि है जो हर्षवर्धन के द्वारा जो शुरू की गई थी, उसमें क्या होता था? तो उसमें क्या होता था, नगद मुद्रा के रूप में लिया जाने वाला एक कर था ये। भाग विधि अनाज के रूप में लिया जाने वाला कर, और बलि विधि उपहार के रूप में लिया जाने वाला कर होता है। 33 यानी 33वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से हर्षवर्धन द्वारा रचित किस प्रसिद्ध लेखनी में जीमूत वाहन नामक राजा की आत्महत्या का वर्णन किया गया है? तो ये है नागानंद। नागानंद इसका ऑप्शन रहेगा। पुष्याभूति वंशीय शासक हर्षवर्धन, जिसका शासनकाल 606 से 647 ईस्वी तक था, महान विजेता एवं साम्राज्य निर्माता होने के साथ साथ एक उन्नत प्रतिभा के धनी नाटककार भी थे। हर्ष को संस्कृत में लिखित 3 नाटकों का रचयिता माना जाता है, रत्नावली, नागानंद और प्रियदर्शिका। और ये तीनों ही जो पुस्तकें हैं हर्षवर्धन की, ये कई बार परीक्षा में पूछी गई हैं। और एक चीज आपने और याद रखनी है, जो हर्षवर्धन का है वो शासनकाल क्या है, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है। 606 से 647 पूर्व। नागानंद नामक नाटक में हर्षवर्धन ने जीमूत वाहन नामक राजा की आत्महत्या का वर्णन किया है। और हर्षवर्धन के राजकवि बाणभट्ट ने हर्षचरित और कादम्बरी की रचना की थी। हाँ जी, ये भी क्वेश्चन है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू की दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि हर्षवर्धन का जो राजकवि था वो कौन था? वो बाणभट्ट था। और बाणभट्ट ने किन रचना की मतलब कौन सी जो रचनाएं हैं उन्होंने रची हैं, वो हर्षचरित्र और कादम्बरी हैं। हर्षचरित्र नामक ग्रंथ में पुष्याभूति को हर्षवर्धन का प्रथम पूर्वज बताया गया है। हर्षचरित्र नामक ग्रंथ में पुष्याभूति को हर्षवर्धन का प्रथम पूर्वज बताया गया है।
और यशोमती के सती होने के साक्ष्य यानी प्रमाण भी इसी ग्रंथ में मिलता है। हर्षवर्धन के समय भारत आने वाले दूसरे चीनी यात्री हवेन सांग द्वारा लिखी गई पुस्तक सी यू की एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। भैया हवेन सांग ने जो पुस्तक रची थी वो है सी यू की और वो हर्षवर्धन के काल में आया था, जिसमें टोहाना सी यू की का देखो सी यू की जो पुस्तक थी हवेन सांगी, उसमें किन मतलब प्रदेशों का जिक्र है, ये चीज भी आ सकती है पेपर में। टोहाना, थानेसर और सूद नामक स्थानों की उसने प्रशंसा की है। 34 क्वेश्चन है कि हरियाणा के थानेसर में स्थित है प्रसिद्ध राजा कर्ण के टीले की सबसे पहले खुदाई किसके नेतृत्व में की गई थी? तो वो है डीबी स्नूपर। कर्ण का टीला जो थानेसर कुरुक्षेत्र में स्थित है, इसके सर्वप्रथम खुदाई का श्रेय प्रथम पुरातत्ववेत्ता डीबी स्नूकर को जाता है, जिसके नेतृत्व में यहाँ पर 1921-22 में खुदाई करवाई गई थी। सर अलेक्जेंडर कनिमंग प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने वर्ष 1888 में हरियाणा क्षेत्र का अन्वेषण किया था और वर्ष 1888 से 89 में रोजर्स ने कनिंगम के कार्य को आगे बढ़ाया था। 35वां क्वेश्चन है कि हरियाणा का प्रथम प्रादेशिक नाम क्या था? तो हरियाणा का जो प्रथम प्रादेशिक नाम था वो था ब्रह्माव्रत। अथर्ववेद और मनुस्मृति के अनुसार हरियाणा का अस्तित्व देवताओं से जुड़ा हुआ है, जिसमें मुख्य देवता भगवान ब्रह्मा बताए गए हैं जिसके कारण हरियाणा क्षेत्र को प्राचीन समय में ब्रह्मा, ब्रह्म ऋषि, ब्रह्मा की उत्तरवेदी, ब्रह्माव्रत आदि नामों से जाना जाता है। यह क्षेत्र दो पवित्र सरस्वती और दृश्यवती नदियों के बीच का क्षेत्र रहा था और ब्रह्माव्रत को हरियाणा का प्रथम प्रादेशिक नाम बताया गया है। हरियाणा का सर्वप्रथम भौगोलिक प्रमाण सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद के 8वें मंडल के 25वें श्लोक की ऋचा संख्या नंबर 22 में रंजत हरियाणा नाम से मिलता है। महाराजा कृष्ण द्वारा हरियाणा को हरना या लूटपाट का केंद्र की संज्ञा दी गई है। डॉक्टर HR गुप्ता ने हरियाणा को आर्यना बोला, जिसका अर्थ आर्यों का घर होता है। 36वां क्वेश्चन है कि हरियाणा में जैन धर्म का मुख्य केंद्र निम्नलिखित में से कौन सा था? तो जैन धर्म का मुख्य केंद्र हांसी होता था। हरियाणा में जैन धर्म के मुख्य केंद्र हांसी और अग्रोहा थे। प्रदेश में जैन धर्म को पुनर्जीवित करने का श्रेय जिन बल्लभ सूरी को जाता है, जो हरियाणा के हांसी में निवास करते थे। अग्रोहा में प्रथम शताब्दी में लोहाचार्य नामक प्रसिद्ध जैन विद्वान भी निवास किया करते थे, जिन्होंने हरियाणा में जैन धर्म का प्रचार और प्रसार बड़े स्तर पर किया था। हरियाणा में जैन मूर्तियां भी बड़ी संख्या में हांसी और रानीला यानी चरखी दादरी से प्राप्त हुई हैं। सरस्वती और पद्मावती की मूर्तियां मिली हैं हांसी से। सिंहासन पर बैठे जैन संत की मूर्ति सिरसा से प्राप्त हुई है। 9वीं सदी के जैन संत आदिनाथ की भी मूर्ति जींद से प्राप्त हुई है। भगवान महावीर की भी मूर्ति पिंजौर से प्राप्त हुई है। ये जितनी भी मूर्ति हैं साथियों, ये जो एग्जाम में रिपीटेड जो ये क्वेश्चन है उसमें आए हुए हैं, यानी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इनको एक बार दोबारा से रिपीट कर लेते हैं कि सरस्वती और पद्मावती की जो मूर्तियां मिली हैं वो हांसी से प्राप्त हुई हैं। सिंहासन पर बैठे जैन संत की मूर्ति सिरसा से प्राप्त हुई है। 9वीं सदी के जैन संत आदिनाथ की मूर्ति जींद से प्राप्त हुई है। भगवान महावीर की मूर्ति पिंजौर से प्राप्त हुई है। बात करते हैं कि वामन 37 क्वेश्चन है। वामन पुराण में हरियाणा के कितने प्रमुख वनों का उल्लेख दिया गया है? तो वामन पुराण में 7 प्रमुख वनों का उल्लेख दिया गया है। वामन पुराण महर्षि वेदव्यास द्वारा संस्कृत भाषा में भगवान विष्णु के वामन अवतार पर रचित एक पुराण है। इसी पुराण में हरियाणा के 7 प्रमुख वनों का उल्लेख किया गया है। काम्यक वन,
अदिति वन, व्यास वन, फल्की वन, सूर्या वन, द्वैत वन, शीत वन। ये सातों ही वन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। इनको अच्छे से याद करें, चाहे तो आप नोट्स बना लो और उसमें लिखो। सबसे पहली बात तो ये रखनी है कि जो कितने वनों का जिक्र है, 7 वनों का जिक्र है, ये चीज़ याद रखनी है। जो द्वैत वन है, इसमें द्वैत वन राजा कुरु द्वारा इस वन में हल चलाकर इसे आबाद किया गया था। फल्की वन में क्या हुआ था, फल्गु नामक ऋषि द्वारा यहाँ पर तपस्या की गई थी और इसी जगह को वर्तमान में फर्ड गांव से भी जाना जाता है। वामन पुराण में हरियाणा में बहने वाली 9 नदियों के बारे में भी जानकारी दी गई है। पहली है सरस्वती, बैतरणी, आपगा, मंदाकिनी, मधुश्रवा, अंशुमती, कौशिकी, दृष्टवती और हिरण्यावती। ये 9 की 9 नदियां हैं, एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। सबसे पहले तो आपसे ये पूछेगा कि वामन पुराण में हरियाणा में कितनी नदियों का जिक्र है, तो आपने आंसर देना है कि 9 नदियों का। अगर उन नदियों में किन्हीं 4 में से 3 सही दे दिए तो आपने पहचानना है कौन सी नदी है। आप इनको आप नोट्स में लिखें और याद करें। मैं रिपीट कर देता हूँ, सरस्वती नदी, वैतरणी नदी, आपगा नदी, मंदाकिनी नदी, मधुश्रवा नदी, अंशुमती नदी, कौशिकी नदी, दृष्टवती नदी और हिरण्यावती नदी। 38वां क्वेश्चन है, भाराखड़ी की लिखाई वाला सर्वाधिक पुराना अभिलेख हरियाणा के किस स्थान से प्राप्त हुआ है? इन्हें पूछा है भाराखड़ी की लिखाई वाला और सबसे पुराना अभिलेख है। तो ये प्राप्त हुआ सूद से। सूद से प्राप्त दूसरा प्राचीन अभिलेख भारत में भाराखड़ी की लिखाई का सर्वाधिक पुराना नमूना है। विद्वानों ने इसे 2री शताब्दी ईसा पूर्व का माना है। सबसे पहले तो क्वेश्चन यही खड़ा होगा कि सूद से हमें क्या प्राप्त हुआ है, तो भाराखड़ी की लिखाई का सर्वाधिक पुराना नमूना मिला है। और ये कौन सी शताब्दी का नमूना है? 2री शताब्दी का नमूना है, ये बात याद रखनी है। ख्रोष्टी लिपि में अंकित अभिलेख करनाल से प्राप्त हुआ, जो तालाब के निर्माण की जानकारी देता है। तोसाम यानी भिवानी से 3री यानी 4थी शताब्दी के संधि काल के 2 अभिलेख प्राप्त हुए हैं, जो विष्णु भक्त आचार्य शोभत्राता द्वारा निर्मित तालाब आदि से संबंधित है। कनिंगम ने पिंजौर से काफी पुराने 3 अभिलेख प्राप्त किए थे, जिससे यह पता चलता है कि पहले इस जगह का नाम पंचपुर था। मोहनवाड़ी जो कि रोहतक में है और गुरावड़ा जो कि रेवाड़ी में है से 10वीं शताब्दी के कुछ अभिलेख मिले हैं, जो वैष्णव मंदिरों के निर्माण से संबंधित हैं। हरियाणा में कुषाण कालीन मूर्तियों का प्रधान केंद्र कौन सा स्थान माना जाता है? तो वो रोहतक माना जाता है कुषाण कालीन मूर्तियों का प्रधान केंद्र। हरियाणा में कुषाण शासकों के सिक्कों का मिलना यहाँ उनके शासन की विद्यमानता की पुष्टि करता है। ये कुषाण शासक थे भीम, कडफिस, कनिष्क, उविष्क और वासुदेव। ये 4 थे भाई कुषाण शासक। और भीम कडफिस के समय योद्धा और कुषाणों में प्रबल संघर्ष भी हुआ था। कुषाण कालीन मूर्तियों का प्रधान केंद्र रोहतक के आसपास का ही क्षेत्र था और हरियाणा से प्राप्त मूर्तियां 2री शताब्दी ईसा पूर्व से 10वीं या 11वीं शताब्दी तक की हैं। हरियाणा में शुंग कालीन मूर्तियों का प्रधान केंद्र सुध यानी यमुनानगर के आसपास का क्षेत्र था। देखो ये बात याद रखनी है कि जो शुंग कालीन मूर्तियां हैं, शुंग काल की मूर्तियां हैं, उनका प्रधान केंद्र है शुद्ध है। वो पूछेगा यही कि शुंग कालीन मूर्तियों का प्रधान केंद्र हरियाणा में कौन सा था? शुद्ध यमुनानगर बताना है। हरियाणा से प्राप्त पूर्व मध्यकालीन मूर्तियां अधिकांशतः प्रतिहार तथा तोमर युगीन हैं। अब बात करते हैं ऐसे क्वेश्चन की जो कम से कम 20 बार पूछा गया क्वेश्चन है। 40वां क्वेश्चन है, शेष सैया पर लेटे भगवान विष्णु की मूर्ति हरियाणा के किस गांव से प्राप्त हुई है? तो ये प्राप्त हुई है फिजलपुर गांव सोनीपत से। हरियाणा से प्राप्त विभिन्न मूर्तियों की अगर बात करें तो शेष सैया पर लेटे भगवान विष्णु की मूर्ति फिजलपुर सोनीपत से, जैन मूर्तियां हांसी एवं रानीला दादरी से, यक्ष यक्षिणी की मूर्ति पलवल, भादस, हथीन, मेवात,
बलराम की मूर्ति स्थल बोहर रोहतक से मिली है। विष्णु की प्राचीन मूर्ति तोशाम भिवानी से मिली है। गुप्तकालीन सूर्य देवता की मूर्ति अग्रोहा, हिसार व नचारखेड़ा से मिली है और जींद से भी। दानवीर कर्ण और सूर्य भगवान की मूर्ति करनाल से मिली है। ऐसे ही महात्मा बुद्ध की मूर्ति है ब्राह्मणवास, रोहतक व औरंगाबाद भिवानी से मिली है। सूर्य स्तंभ पर बनी मूर्ति अमीन कुरुक्षेत्र से मिली है और पंचमुखी शिव की प्रतिमा है जो पेवा कुरुक्षेत्र से मिली है। लाल पत्थर से निर्मित शिव की प्रतिमा हरनौल यमुनानगर से मिली है। क्वेश्चन नंबर 41 है, इंडो ग्रीक सिक्के हरियाणा में निम्नलिखित में से किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? तो ये हुए हैं खोखरा कोट रोहतक से इंडो ग्रीक सिक्के प्राप्त हुए हैं हमें। हरियाणा के विभिन्न पुरास्थलों से जितने भी इंडो ग्रीक सिक्के प्राप्त हुए थे, इनमें से ज़्यादातर सिक्के हैं वो खोखरा कोट रोहतक से प्राप्त हुए हैं। इन शासकों के सिक्कों की अधिक संख्या में प्राप्ति से ज्ञात होता है कि इन्होंने इस क्षेत्र पर आक्रमण किया था। हरियाणा में सबसे पहले पंचमारक सिक्के प्राप्त हुए थे। पंचमारक सिक्कों के बाद अगाध व योद्धा गणराज्यों के सिक्के भी प्राप्त हुए हैं। अन्य प्राप्त सिक्के कौन से हैं? समुद्रकालीन सिक्के हैं, जगाधरी तथा मिथासल से प्राप्त हुए हैं। शुंगकालीन सिक्के सूद यमुनानगर से प्राप्त हुए हैं। सोने तांबे के सिक्के मिथाथल भिवानी से प्राप्त हुए हैं। देखो एक बात याद रखना, जो समुद्रकालीन सिक्के हैं वो भी मिथाथल से ही प्राप्त हुए हैं और सोने तांबे के सिक्के ये भी मिथाथल भिवानी से प्राप्त हुए हैं। गुप्तकालीन मुद्राएं हैं जो वो रोहतक से प्राप्त हुई है। हर्षवर्धन कालीन सिक्के हैं वो सोनीपत से प्राप्त हुए हैं। ऐसे ही अग्रोहा के 51 तांबे के सिक्के हैं जो वो अग्रोहा से प्राप्त हुए। अग्रो गणराज्य था ना, उसके 51 तांबे के सिक्के हैं जो अग्रोहा से प्राप्त हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है, हरियाणा के हाकड़ा संस्कृति के साक्ष्य है सर्वप्रथम किस पुरास्थल से प्राप्त हुए हैं? देखो हरियाणा में हाकड़ा संस्कृति के जो साक्ष्य हैं वो सर्वप्रथम है हमें कुणाल से मिले हैं। हरियाणा में हाकड़ा संस्कृति का कालक्रम है वो हड़प्पा सभ्यता से भी पूर्व का माना जाता है और यह मुख्यतः कृषि समुदाय के विकास को प्रस्तुत करती है। हाकड़ा संस्कृति को आरंभिक कृषक संस्कृति भी कहा जाता है। संस्कृति के जो साक्ष्य हैं हाकड़ा, जो वो गग्गर नदी के बहाव क्षेत्र से मिलने के कारण इसे हाकड़ा संस्कृति कहा जाता है। हरियाणा में जो हाकड़ा संस्कृति के साक्ष्य हैं सर्वप्रथम कुणाल नामक पुरस्थल से प्राप्त हुए हैं और हरियाणा में राखीगढ़ी के बाद खोजा गया दूसरा सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल है दक्षखेड़ा है, जिसे फरमाना के नाम से भी जाना जाता है। यह रोहतक जिले की महम तहसील में स्थित गांव है। देखो साथियों, ये जो पॉइंट है कि हरियाणा में राखीगढ़ी के बाद खोजा गया दूसरा सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल दक्षखेड़ा है, जिसे फरमाना के नाम से भी जाना जाता है। यह रोहतक जिले की महम तहसील में स्थित गांव है। तो ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ दृष्टि से महत्वपूर्ण रहने वाला है। दौलतपुर हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में स्थित गांव है और जहां से हड़प्पा कालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं। क्वेश्चन नंबर कर लेते हैं 43। इसमें लिखा है कि निम्नलिखित में से किस पुस्तक में रेवाड़ी राज्य के इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है? तो वो है हमें आमिर कुल दीपिका पुस्तक में रेवाड़ी राज्य के इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त हुई है। कौन सी पुस्तक है? आमिर कुल दीपिका। आमिर कुल दीपिका नामक पुस्तक में रेवाड़ी जिले के इतिहास के बारे में काफी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। यह पुस्तक तत्कालीन पंजाब सरकार द्वारा उर्दू में लिखवाई गई थी। रेवाड़ी को अहिरवाल की राजधानी और भारत का इजराइल भी कहा जाता है। इस क्षेत्र को बलराम ने अपनी राजधानी के रूप में भी स्थापित किया था। बलराम की मृत्यु के बाद इस क्षेत्र का प्रशासन बृजभान अभीरिया द्वारा आगे बढ़ाया गया था। तारीखे जज्जर नामक पुस्तक में भी हरियाणा के गुड़गांव, रोहतक और हिसार जिले के इतिहास के बारे में अति महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। वेद धरातल नामक पुस्तक के लेखक गिरीश चंद्र अवस्थी हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है, सीसवाल संस्कृति किस जिले में फैली थी?
तो सीसवाल जो संस्कृति है वो हिसार में फैली थी। हरियाणा में ऐतिहासिक कालीन संस्कृति के चिन्ह सीसवाल जो कि जिला हिसार नामक स्थान से प्राप्त हुए हैं। यही कारण है कि हम इस संस्कृति को सीसवाल संस्कृति के नाम से भी जानते हैं। हरियाणा में सीसवाल संस्कृति से संबंध कुल 29 स्थान हैं। पुरातत्वविदों ने इनको 3 भागों में बांट रखा है: पुरासीसवालिया बस्तियां, मध्य सीसवालिया बस्तियां और नव या अंतिम सीसवालिया बस्तियां। सीसवाल संस्कृति के लोगों का मुख्य पेशा कृषि और पशुपालन था। ये लोग इस स्थान पर राजस्थान से आकर सबसे पहले दृष्टवती नदी की घाटी में आकर बसे थे। इन लोगों की मुख्य विशेषता काले रंग पर सफेद चित्रकारी थी। इस स्थल की खोज और खुदाई 1968 में सूरजभान द्वारा करवाई गई थी। क्वेश्चन नंबर 45, हड़प्पा सभ्यता की खुदाई के दौरान राजा का मुकुट किस स्थान पर पाया गया? तो राजा का मुकुट है साथियों वो कुणाल से प्राप्त हुआ है। कुणाल है जो फतेहाबाद जिले में स्थित हड़प्पा सभ्यता से संबंधित गांव है। इस हड़प्पा कालीन स्थल की खुदाई सर्वप्रथम 1986 ईस्वी में J.S. खत्री और M. आचार्य के नेतृत्व में करवाई गई थी। रिपीट करता हूं इस बात को, महत्वपूर्ण है ये कि हड़प्पा कालीन स्थल की खुदाई सर्वप्रथम 1986 ईस्वी में J.S. खत्री और M. आचार्य, ये दोनों ही आएंगे अगर आएंगे, नेतृत्व में करवाई गई थी। यह हड़प्पा कालीन स्थल है वो सरस्वती नदी के दाएं तट पर स्थित था। कुणाल से सीसवाल संस्कृति के छोटे छोटे अनेक गड्ढे और मृद भांड भी प्राप्त हुए हैं। यहाँ से सोने व चांदी के आभूषण और राजसी मुकुट भी प्राप्त हुआ है। कुणाल से हरियाणा में सबसे पहले लोगों के बसने का भी प्रमाण प्राप्त हुआ है। तीनों ही पहले दो तो महत्वपूर्ण है कि कुणाल से सीसवाल संस्कृति के छोटे बड़े अनेक गड्ढे मिले हैं जो मृद भांड भी प्राप्त हुए हैं, और यहाँ से सोने व चांदी के आभूषण और राजसी मुकुट भी प्राप्त हुआ है। राजसी मुकुट है ये ज्यादा पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 46 है, मिथाथल जिसे सिंधु या हड़प्पा सभ्यता के पूर्व डोमेन के नाम से भी जाना जाता है, हरियाणा के निम्नलिखित जिलों में से किस जिले में स्थित है? तो ये है भिवानी में। मिथाथल साथियों भिवानी में है, जहां से हमें सिंधु या हड़प्पा सभ्यता के पूर्व डोमेन के नाम से भी जाना जाता है। जिसको जो मिथाथल है यह हरियाणा के भिवानी जिले में स्थित सैंधव सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थल है। यहाँ से 3 संस्कृतियों प्रारंभिक हड़प्पा संस्कृति तथा उत्तर हड़प्पा संस्कृति के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। मिथाथल चोटांग और यमुना नदियों के बीच एक चैनल के पास जलोढ़ मैदान पर स्थित है। पोसेहल 1992 ने सिंधु घाटी या हड़प्पा सभ्यता को पूर्वी डोमेन भी कहा। इसे हरियाणा में स्वर्गीय सीसवाल संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर वर्ष 1968 में पुरातत्वविद सूरजभान के नेतृत्व में कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय द्वारा उत्खनन कार्य आरंभ कराया गया, जिसमें सीलबट्टा, मृदभांड, महिला पुरुष के आभूषण, बच्चों के खिलौने, पत्थर, मिट्टी तथा तांबे आदि के उपकरण और माप तोल के बाट बट्टे प्राप्त हुए हैं। इस स्थल से वर्ष 1915-16 में गुप्त तथा कुषाण कालीन सिक्के प्राप्त हुए और एक तांबे की अंगूठी भी शामिल है, जिसे कॉपर हॉर्टज के रूप में जाना जाता है। यहाँ से दुर्लभ पत्थर स्टेटाइट और मिट्टी के मन के फियांस आदि प्राप्त हुए हैं। साथ ही मिट्टी, तांबे, फियांस की बनी चूड़ियाँ, तांबे से निर्मित भाला यानी हार्पून एवं हाथी दांत की पिन भी यहीं से प्राप्त हुई है। क्वेश्चन नंबर 47 है, भिवानी जिले के किस गांव में 5000 साल पुरानी हड़प्पा कालीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं? तो भिवानी जिले से गांव तिगड़ाना, ये ऑप्शन है जो तिगड़ाना में 5000 पुरानी हड़प्पा कालीन सभ्यता के महत्वपूर्ण अवशेष खुदाई के दौरान प्राप्त हुए हैं। खुदाई में मिले अवशेष से पता चला है
कि अरावली पर्वत श्रृंखला उस समय भी मौजूद थी। इस पर्वत श्रृंखला से पत्थर व तांबे के आभूषण बनाए जाते थे। खुदाई के दौरान चूल्हे व हारा यानी बड़ा चूल्हा जिसको बोलते हैं, बड़ी संख्या में हड़प्पा कालीन मिट्टी के बर्तन, जिनमें मिट्टी की थालियां, कटोरे, गिलास शामिल थे। इसके अलावा कीमती पत्थरों के मनके, चूड़ियां, पशुओं की आकृति के खिलौने मिले हैं। अगेट और कार्लियन पत्थर के मनके और अफगानिस्तानी लाविश लाजूली पत्थर के मनके भी मिले हैं। तिगड़ाना है जो उत्तर हड़प्पा कालीन समय का एक बड़ा औद्योगिक केंद्र था। यहाँ पर फिनियास की वस्तुएं बनाई जाती थी जो उत्तर भारत के अन्य क्षेत्रों में भेजी जाती थी। वायु पुराण के अनुसार निम्नलिखित में से हरियाणा के किस स्थान को भगवान हनुमान का जन्म स्थान माना जाता है? तो साथियों वो माना जाता है कैथल को। वायु पुराण के अनुसार माता अंजनी द्वारा भगवान हनुमान को जन्म कैथल में दिया गया था, इसलिए कैथल को भगवान हनुमान जी की जन्मस्थली और वानरों की भूमि के नाम से भी जाना जाता है। वायु पुराण ऋषि वेद व्यास द्वारा रचित ग्रंथ है। मिथक कहते हैं कि कैथल की स्थापना भगवान युधिष्ठिर ने महाभारत काल में की थी और भगवान श्री कृष्ण के कहने पर युधिष्ठिर द्वारा यहाँ पर 9 कुंड स्थापित कराए गए थे, जिसके कारण इसे नवग्रह कुंडों की छोटी काशी के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 49 है, हर्षवर्धन के शासन काल में हवेनसांग भारत आया था, वह यात्री कहाँ का था? तो वो है यात्री चीनी था। हर्षवर्धन के शासन काल में 629 ईस्वी में दूसरा चीनी यात्री हवेनसांग भारत आया था, जो भारत में 629 से 644 ईस्वी तक और 635 से 644 ईस्वी तक लगभग 9 वर्षों तक थानेसर में रहा था। हर्षवर्धन ने हवेनसांग के प्रभाव में आकर बौद्ध धर्म की महायान शाखा में आस्था दिखाई थी। 643 ईस्वी में प्रयाग में महामोक्ष परिषद का आयोजन हुआ, जिसके अध्यक्ष हवेनसांग बने थे। हवेनसांग द्वारा की गई यात्राओं का वृत्तांत सीयूकी नामक इस पुस्तक में मिलता है। इस पुस्तक में थानेसर, टोहाना, सुध शहरों की महिमा का गुणगान मिलता है। हवेनसांग को यात्रियों का राजकुमार और आधुनिक शाक्य मुनि की संज्ञा दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 50 है, हरियाणा का सबसे पुराना संदर्भ डैश के अभिलेखों में पाया गया है? तो जो इसका आंसर रहेगा साथियों वो रहेगा चाहमान अभिलेख। यानी हरियाणा का सबसे पुराना संदर्भ है वो चाहमान के अभिलेखों में पाया गया है। चाहमान अभिलेख को चौहानों के अभिलेख के नाम से भी जाना जाता है। इसके अनुसार हरियाणा का नाम हरियाणा था। राजा भोज के अभिलेखों से हमें ज्ञात होता है कि प्राचीन काल में पेवा व्यापार एवं संस्कृति का प्रमुख केंद्र था तथा सिरसा पशुपत संप्रदाय का महत्वपूर्ण स्थान था। महेंद्र पाल का पेवा अभिलेख राजनीतिक तथा आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इस लेख से हमें तोमर वंशावली के बारे में जानकारी मिलती है। अंगुत्तर निकाय एक महत्वपूर्ण बौद्ध ग्रंथ है जो सुत्त पिटक के 5 निकायों में से चौथा निकाय है। इसमें गौतम बुद्ध और मुख्य शिष्यों के हजारों उपदेश संरक्षित हैं। इस निकाय में 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है। प्रसिद्ध हड़प्पा सभ्यता बनावली किस जिले में स्थित है? तो साथियों बनावली फतेहाबाद में स्थित है। हड़प्पा सभ्यता स्थल बनावली की खोज 1973 से 74 में रविंद्र सिंह बिष्ट द्वारा की गई थी। यह स्थल सरस्वती नदी की सहायक रंगोई नदी के किनारे स्थित था और वर्तमान में घग्गर नदी के किनारे पर स्थित है। तो बनावली है सरस्वती नदी की सहायक नदी है रंगोई, उसके किनारे पर था और वर्तमान में अब ये घग्गर नदी के किनारे पर स्थित है। कौन? बनावली। यहाँ से प्राप्त सामग्री में अजले जो, जुता हुआ खेत और मिट्टी से बना हुआ हल की आकृति का खिलौना और चित्रित पशु की आकृति आदि शामिल है। देखो ये तीसरा जो पॉइंट है साथियों ये महत्वपूर्ण है कि यहाँ जो बनावली से क्या प्राप्त हुआ? अजले जो, जुता हुआ खेत, मिट्टी से बना हुआ हल की आकृति का खिलौना और विचित्र पशु की आकृति आदि शामिल है। क्वेश्चन नंबर है 52, महाभारत काल में सदियों पहले कुरुवंश के आर्यों के समय को निम्न में से किस युग की शुरुआत के साथ
चिह्नित किया गया था। महाभारत काल में सदियों पहले कुरुवंश के आर्यों के समय को निम्नलिखित में से किस युग की शुरुआत के साथ चिन्हित किया गया है? तो वो है वैदिक काल, यानी आर्यों के काल को वैदिक काल भी कहा जाता है और इसको कृषि युग भी कहा जाता है। और क्योंकि इसी समय ही वेदों की रचना हुई थी, इसको इसलिए वैदिक काल भी कहा जाता है। और वैदिक काल को मुख्य आर्थिक गतिविधि के रूप में कृषि के विकास द्वारा चिन्हित किया गया था और इस युग में कृषि ने अपनी उपस्थिति महसूस की क्योंकि पशुपालन के पारंपरिक व्यवसाय में भारी गिरावट देखी गई। कृषि में इस बड़े पैमाने पर विकास के साथ कई बदलाव आए। आर्यों को कृषि की अच्छी जानकारी थी। ऋग्वेद में कृषि का उल्लेख 24 बार हुआ था। आर्यों को अनाज के एक ही किस्म की जानकारी थी जिसे ये यव कहते थे, जिसका शाब्दिक अर्थ जौ समझा जाता है। क्वेश्चन नंबर 53 है, कुरुक्षेत्र के युद्ध का वर्णन धृतराष्ट्र को डैश ने सुनाया था? तो वो संजय ने सुनाया था। संजय को श्री कृष्ण महर्षि वेद व्यास द्वारा दिव्य दृष्टि का वरदान दिया गया था, जिसे महाभारत युद्ध में होने वाली घटनाओं को आंखों देखा हाल सुनाने में सक्षम था। श्रीमद् भगवत गीता का उपदेश जो श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया वह भी संजय द्वारा ही सुनाया गया। श्री कृष्ण का विराट स्वरूप जो कि केवल अर्जुन को ही दिखाई दे रहा था, संजय ने दिव्य दृष्टि से देख लिया था। संजय को दिव्य दृष्टि मिलने के कारण संजय का ईश्वर में निस्वार्थ विश्वास था। क्वेश्चन नंबर है 54, कैथल की स्थापना कथित रूप से महाभारत के किस मिथकीय पात्र के द्वारा की गई थी? तो ये हुई थी युधिष्ठिर के द्वारा। पुराण कथा के अनुसार राजा युधिष्ठिर ने महाभारत युद्ध के दौरान कैथल की स्थापना की थी। सभी इतिहासकारों का मानना है कि कैथल का नाम कपिस्थल से बना है, जिसका अर्थ है बंदरों की जगह। वायु पुराण के अनुसार भगवान हनुमान का जन्म कैथल में हुआ था, जहां उनकी मां के नाम पर अंजनी का टीला भी स्थित है। महाभारत में क्वेश्चन नंबर 55, महाभारत में हरियाणा का कौन सा स्थान तिलपत प्रस्थ के नाम से भी उल्लेखित था? तो वो था तिलपत, यानी ऑप्शन बी। महाभारत में हरियाणा का तिलपत गांव यानी फरीदाबाद तिलपत प्रस्थ के नाम से भी उल्लेखित था। ऐसा माना जाता है कि तिलपत उन 5 गांवों में से एक था जिनकी मांग पांडवों ने दुर्योधन से की थी। भागवत यानी व्याघ्रप्रस्थ, सोनीपत यानी सोनप्रस्थ, पानीपत यानी पांडुप्रस्थ, तिलपत यानी तिलपतप्रस्थ और दिल्ली मतलब इंद्रप्रस्थ। 56, महाभारत कथा के अनुसार युधिष्ठिर ने महाभारत युद्ध में मारे गए अपने बंधुओं को किस पवित्र स्थल पर भेंट चढ़ाया था? तो वो था गोपाल मोचन। महाभारत कथा के अनुसार महाराजा युधिष्ठिर ने महाभारत युद्ध में अपने परिजनों व मारे गए महाभारत कथा के अनुसार युधिष्ठिर ने महाभारत युद्ध में मारे गए अपने बंधुओं को किस पवित्र स्थल पर भेंट चढ़ाया था? तो वो था गोपाल मोचन। महाभारत कथा के अनुसार महाराजा युधिष्ठिर ने महाभारत युद्ध में अपने परिजनों व मारे गए वीरों की आत्मिक शांति के लिए यहीं पर क्रियाक्रम व पिंडदान किया था। यहाँ चैत्र की 14 पर हर साल देश ही नहीं विदेश के लोग भी आते हैं। 57 क्वेश्चन है, मौर्य काल के स्तूप व अवशेष हरियाणा के किस स्थान से प्राप्त किए गए? तो ये प्राप्त हुए हैं फतेहाबाद से। फतेहाबाद में अशोक स्तंभों की खोज से पता चलता है कि यह मौर्य साम्राज्य का हिस्सा रहा है। मौर्य काल के स्तूप सारनाथ और कुशीनगर जैसे धार्मिक स्थानों से प्राप्त हुए स्तूप, जिनका निर्माण स्वयं सम्राट अशोक द्वारा करवाया गया था। सम्राट अशोक ने ही लगभग 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाकर बौद्ध धर्म के प्रति अपनी असीम श्रद्धा का प्रदर्शन किया है। 58 क्वेश्चन है, खोखरा कोट स्थल हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो ये रोहतक में स्थित है। खोखरा कोट स्थल हरियाणा के रोहतक जिले में स्थित है। इसका उल्लेख
महाकाव्य भारत महाभारत में मिलता है। 8वीं शताब्दी पूर्व से 11वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व तक की मूर्तियां, सिक्के, टेराकोटा मूर्तियां और अन्य छोटी वस्तुएं यहीं से प्राप्त हुई हैं। समुद्रगुप्त काल के सिक्के हरियाणा के किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? तो ये हुए हैं मिथाथल से। मिथाथल भिवानी तहसील का एक गांव है। यहाँ पर समुद्रगुप्त काल के सिक्के पाए गए हैं। मिथाथल विद्वानों के लिए एक महत्वपूर्ण स्थल है, जिसे पोसेहल ने सिंधु घाटी का हड़प्पा स्थल का पूर्वी डोमेन भी कहा है। सूद नामक स्थान यमुनानगर जिले में स्थित है, जहां से बड़ी संख्या में शुंग कालीन सिक्के प्राप्त हुए हैं। तो आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा साथियों, क्योंकि आज हमारे 30 क्वेश्चन आज हो जाएंगे। 30 हमने पहले किए थे, तो डेली हम 30-30 क्वेश्चन करेंगे, तभी हम बहुत आगे निकल जाएंगे। कुषाण काल किस ग्रीक को रोमन कला के लिए प्रसिद्ध है? तो कुषाण काल गंधार कला के लिए प्रसिद्ध है। गंधार कला एक प्रसिद्ध प्राचीन भारतीय कला है। इस कला का उल्लेख वैदिक तथा बाद के संस्कृत साहित्य में मिलता है। कुषाण काल गंधार कला के लिए प्रसिद्ध है। इसे यूनानी कला भी कहा जाता है। तो साथियों, मिलते हैं जल्द अगली नेक्स्ट वीडियो में। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जय हिंद।